नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है हमारे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई डॉलर की कदर और रुपया कमज़ोर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके असरात क्या मुरतब होंगे हमारे यहाँ तिजारत पर, सनत पर, इसके बारे में एक मेरे ख्याल मुफस्सिल गुफ्तगू बहुत ज़रूरी भी थी और होनी भी चाहिए। पहले तो मुझे एक मजाक लगा जब यह बताया गया कि जनाब IMF की जानिब दोबारा से जाएंगे, क्योंकि ये तो तनकीद करते रहते कि साहब हुकूमत IMF की तरफ गई और ऐसे हो गया वैसे हो गया, नून लीग वाले ऐसे थे वैसे थे। फिर मामला वही हुआ, अब IMF की जानिब जाना भी चाह रहे हैं लेकिन बयानात के अंदर तजाद पाया जा रहा है, अवाम में कन्फ्यूजन है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा। शराइत में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि शराइत में एक चीज़ ये शामिल है कि डॉलर की कदर में और मज़ीद इजाफा होगा, रुपया और मज़ीद कमज़ोर होगा। इस अफवाह की बुनियाद पर आप कह लीजिए या इस खबर की बुनियाद पर, चाहे वो अनवेरीफाइड ही क्यों ना हो, डॉलर की कदर में इजाफा शुरू हो गया। अब तक की बात ये 128 रुपये के ऊपर जो है इसकी कदर जा पहुँची और एक हफ़्ते के दौरान ही जो है मुझे बताया जा रहा, हमारे जो शोबा तहकीक है उन्होंने बताया कि 2 रुपया 40 पैसे का इजाफा भी देखने में आया है। ये एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप कहेंगे अलार्मिंग क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स निस्बतन कम हैं। इसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। हुकूमती पॉलिसियाँ आवाम को रिलीफ देने के लिए होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत स्टेबलाइज करने के लिए वर्क नहीं करती डॉलर को, तो फिर आगे जाके पाकिस्तान की आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने असद उमर साहब के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन मेरे ख्याल वो ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि जिसके बाद जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न विद रेफरेंस टू पब्लिक ओपिनियन आ जाएगा। बात यह, अगर आपने भी वही काम करने हैं जो जनाब मैं क्या कह सकता हूँ, अब तो मोहतरम ही कहना पड़ेगा, मोहतरम इसहाक डार साहब ने किए, तो फिर आपको भी उतना ही एहतराम मिलेगा पाकिस्तान की पब्लिक से जितना उनको मिला करता था। और आपको पता ही है कि हमारी आवाम ने किस तरह से उनको इज्जत दी है सोशल मीडिया पर। थोड़ा सा सुधर जाएँ, आवाम को रिलीफ दें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, उनका तारुफ कराता चलूँ, फिर साथ साथ और मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। आसिफ मेमन साहब जो कि एक सनतकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब वाला इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे बिलखुसूस पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इम्पोर्टर्स के ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट आएगा तो फिर ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी दबाव में आएगी। आसिफ मेमन साहब, मुझे बताइएगा अभी जो हालात जो बन रहे हैं या जो दिखाई दे रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके डॉलर की कदर में जो इजाफा है उसके बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पर। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक डॉलर के इंक्रीज़ की बात है, इस वक्त तो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सनतकारों के अंदर ये बिल्कुल ही अब सकत नहीं है कि मज़ीद वो किसी किस्म का डॉलर का अप्रिसिएशन या मुल्की करेंसी का डेप्रिसिएशन, इसका दबाव बर्दाश्त कर सकें। आपको याद होगा जब इस साल के शुरू में हमारे पास जो पिछली साबका गवर्नमेंट थी, उनके नाम निहाद डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल साहब मुसल्लत कर दिए गए। जब इसहाक डार साहब को इस मुल्क से इश्तिहारी करके किसी वजूहात की बिना पर जाना पड़ा, तो इनको अपनी काबीना में कोई भी ऐसा इलेक्टेड या कोई भी ऐसा जो है तजर्बेकार बंदा ना मिला कि उन्होंने इस डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल साहब को जो है हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उन्होंने आते के साथ हमारी मईशत का बेड़ा उठाने का दावा किया और दावा किया कि हम इमीडिएटली ऑल एंड सडन ओवरनाइट जो है इसको जो है इकॉनमी को दुरुस्त कर दूंगा। उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? उसके अगेंस्ट उन्होंने ये किया कि नवंबर में उन्होंने चार्ज लिया, दिसंबर में उन्होंने डॉलर को जो है 5 रुपये अप्रिशिएट कर दिया, 105 रुपये की सतह से 110 रुपये पे ले गए। हमारा अलमिया ये है कि हुकूमतें जो है दावा तो बहुत करती हैं लेकिन उनकी विल पावर नहीं है, वो कुछ काम नहीं करना चाहती, ऐसा काम जिससे अल्टीमेटली और इवेंचुअली और हकीकी बुनियादों पे मईशत को सहारा मिले। वो आते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही टूल समझ लिया है कि हम अगर डॉलर को अप्रिशिएट कर दें तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये समझा कि 105 रुपये से 110 रुपये अगर डॉलर कर दिया जाए तो एक्सपोर्टर्स की अर्निंग 5% बढ़ जाएंगी, जिसकी बुनियाद पर जो एक्सपोर्टर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा अपनी मसनूआत को एक्सपोर्ट करने में। उससे होता यह है कि ऑल एंड सडन इमीडिएट बुनियादों पे जो उसके रेमिटेंसेस ड्यू होते हैं आना, उसके ऊपर तो उसको खातिर खान नफ़ा मिल जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं
आपके लोकली ओरिजिनेटेड मटेरियल्स वो भी महंगे हो जाते हैं। वो इन्फ्लेशन की शक्ल में जब अपना असरअंदाज दिखाना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स जो प्रॉफिटेबल होती हैं, एक्सपोर्ट करना वायबल होता है, वो भी महंगी हो जाती हैं। अच्छा, मुझे आसिफ मेमन साहब एक सवाल का जवाब मुझे आज तक सही से नहीं मिला। मैं पूछता रहा, हमारे यहाँ ताजिर सनतकार बिरादरी से ज़्यादातर लोगों के पास जाता हूँ, ऐवानों में जाता हूँ, ये जो ऐवान है ही सनत और तिजारत होती है, यहाँ पर अक्सरियत लोग या तो ट्रेडर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं। तो इसके माने ये हमारी मईशत के अंदर इंपोर्टर का भी बहुत ही अहम किरदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट को भी बुरा कहा जाता है, इस वजह से इंपोर्टर भी बुरा बन जाता है। अगर वो इंपोर्ट नहीं करेगा तो मुकामी तौर पर किस तरह से जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकती हैं? इंपोर्टर को कोई, यानी इंपोर्टर जो है कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहा अगर वो कंपेरेटिव प्राइस के ऊपर कहीं से कोई चीज़ मंगा रहा है। जी, मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत जो है इंपोर्टर की जो है पूजा करें। वो तो इनका कशकोल भरे पे भरे जा रहे हैं। हुकूमत जिस तरह कुछ काम नहीं करना चाहती, वो इमीडिएट उसको महसूलात की ज़रूरत होती है, वो पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाती है, वो सेसेस लगा देती है। इसी तरीके से वो गैस की कीमत बढ़ा देते हैं। जो भी इनके पास आसान तरीक़ाकार होते हैं, जीएसटी जो है दुनिया में वेट जो है, वेट के नाम से इम्प्लीमेंटेड है, वो एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक सर्टन रेट होता है, पूरी दुनिया में सिंगल डिजिट के अंदर है। पाकिस्तान में वेट जो है जीएसटी की शक्ल में डबल डिजिट के अंदर है। उसमें भी एक ही बायर, एक ही यूज़र, एक ही जो हमारा जो बायर होता है, उसको वेट जो है 3 नामों से लगाया जाता है। जीएसटी के नाम से स्टैंडर्ड, फिर उसको फर्दर टैक्स के नाम से लगाया जाता है, फिर उसको एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से लगाया जाता है। और ये हमारे इंपोर्टर ही हैं जिन्होंने हमारे ख़जाने को सपोर्ट की हुई है। आप हर चीज़, आप कुछ काम तो करना नहीं चाहते, आप जो इंपोर्ट्स हो रही होती हैं डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वो कस्टम बैरियर्स से आती हैं, उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है, उसको इजीली वो रेट्स लगा देते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी वहाँ लगा देते हैं। अगर ये बेचारे इंपोर्टर ना हों तो आप बताएं कि हमारी मईशत के अंदर जो टैक्सेस का स्टेक है उसके अंदर 80% तो स्टेक होल्डर्स ये इंपोर्टर्स हैं। अगर ये ना हो, अगर एक गुफ्तगू भी हमारी जारी है बस, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि याद रखना है कि हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि डॉलर की जो बढ़ती कदर है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स अगर महंगी हो गई तो पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन करने में कितनी, या मैं कह सकता हूँ किस तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करेगी। मेरे साथ अब एक और अहम मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ के अंदर। तारुफ कराता चलूँ, जनाब मलिक बोस्तान साहब, जो फॉरेक्स डीलर्स के एसोसिएशन है उसके सरबराह हैं। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। मलिक बोस्तान साहब, अब बात यह है कि ब्रेक पर जाने से पहले भी हम उस मुतालिक बात कर रहे थे और आवाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है परेशानी पाई जा रही है। ये IMF प्रोग्राम की जानिब कभी कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। दोनों सूरतों के अंदर जो एक अफवाह फैल गई, एक खबर फैल गई मार्केट के अंदर कि IMF की जानिब गए तो डॉलर की कदर में इजाफा करना पड़ेगा, मजबूरन रुपया खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। ये कहते हैं खुद ब खुद होगा, लेकिन दरअसल ये मुकाफात अमल होगा। लेकिन आई रियली डोंट नो, आप बताएं स्पेकुलेशन क्या है और इस वक्त डॉलर 128 रुपये का कैसे हो गया? मैं समझता हूँ जब भी IMF का वफ्द पाकिस्तान में लैंड करता है और जो डॉलर है वो परवाज़ करना शुरू कर देता है, उसके साथ अफवाहें भी चलना शुरू हो जाती हैं। और आपको पता होगा कि मीडिया में ये अफवाहें आई हैं कि डॉलर हुकूमत ने 135 रुपये तक रजामंदी जाहिर कर दी है। इस खबर के बाद बड़ा पाकिस्तानी रुपया जो 125 तक यकदम बढ़ के 128 का हो गया। तो कल हमारी इस सिलसिले में स्टेट बैंक में मीटिंग थी, डायरेक्टर फॉरेन एक्सचेंज साहब के साथ आज भी मीटिंग है। तो उन्होंने भी इस पर बड़ी गहरी तशवीश का इज़हार किया। आज फिर इसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है कि रुपये को किस तरह कंट्रोल किया जाए और ये जो अफवाहें हैं और सट्टेबाज सरगर्म हो चुके हैं, इसकी क्या वजूहत हैं और उसको किस तरह इसको काबू पाया जाए। तो मैं समझता हूँ आवाम को जो है हुकूमत स्टेट बैंक के बकौल कहना यह है कि जो IMF का वफ्द आया हुआ है, रुपये डिवैल्यू पे कोई बात नहीं हुई। जी ज़ाहिर है वफ्द ही है, उसको क्या कर सकते हैं। और नहीं, वफ्द कह रहे थे आप, गालिबन मेरे कान बज रहे थे। आपको वक्त डालने नहीं आया, वफ्द आया है। तो आप उसको जो है डेलीगेशन आया हुआ है, उसको जो है ज़ाहिर जैसे असद उमर साहब ने भी कहा है
कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है IMF से अपनी बातें मनवाने के, तो हमें मजबूरन अगर जाना पड़ा तो उनकी बातें माननी पड़ेंगी। और ये जो डेलीगेशन आया इसको हम ब्रीफिंग दे रहे हैं, और जो हम काम करने के शमशाद बेगम आपको पता है करके गई थी, पूरी होमवर्क मुकम्मल करके गई थी, और कुछ चीज़ें वो अभी एक्सप्लेन और इनकी रजामंदी लेने आए हैं। तो अगर हुकूमत को किसी और जगह से इमदाद नहीं मिलती, लोन नहीं मिलता, तो लाजमी तौर IMF के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है जो खटखटाया जाए। तो मैं समझता हूँ लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। हम IMF के जो है मेंबर भी हैं, उसको बाकायदा अपने शेयर पे करते हैं, और लोगों ने हमने तो बिलियन डॉलर जस्ट अ क्विक वर्ड, जी जी कल एक बड़ी अहम खबर आई कि जनाब शायद असद उमर साहब भी इस मुतालिक एक मीटिंग कर रहे हैं कि ये जो माल की, पैसे की और फॉरेन एक्सचेंज की जो तरसील है, मैंने सुना है ऐसा, मैं वेरीफाइड नहीं कह सकता, लेकिन इसके मुतालिक कोई कानून साजी होगी। ये जो पहले बड़े मज़े थे लोगों के कि जनाब हुंडिया वाला कर रहे थे, इलीगल मनी चैनल्स की जानिब जा रहे थे, ऐसा सुना है कि उसके मुतालिक कोई कानून साजी वगैरह होगी। नहीं सही सुना है, और बाकायदा ये मीडिया पे भी आया है, और उन्होंने कल मीटिंग चेयर की है, और उन्होंने कहा है कि हुंडी हवाला के अलावा जो लोग गैर कानूनी जितनी भी रकम की मुंतकिलियाँ होंगी और जितने भी हो, हम कस्टम को और FIA को इख्तियारात दे रहे हैं, और वो घरों तक भी पहुँच सकते हैं। तो जहाँ भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ब्लैक मनी या इस तरह की कोई घरों में बैठ के कोई इस तरह की ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पहले कोई कानून साजी नहीं थी, तब जो है ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर देने वाले हैं। अगर ये मिल जाता है तो फिर ये है कि जो पहले कानून बड़े नरम थे और 2 साल की सज़ा होती थी हुंडी हवाले में, और जो उनकी रकम FIA, कस्टम या कोई भी अदारा पकड़ता था उनकी कोर्ट में जाकर रिलीज़ हो जाती थी। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी रखना कोई जुर्म नहीं था, तो अब ये जुर्म बन जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ जो ब्लैक मनी और पाकिस्तान पे जो दब्बा है मनी लॉन्ड्रिंग का, इससे काफ़ी हद तक कम होगा। और एशिया पैसिफिक का जो है वफ्द भी 9 अक्टूबर को आने वाला है, और FATF का जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया। अगर एक आदमी की कमाई के ऊपर घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी, और बिलखुसूस आपने जो एशिया पैसिफिक कहकर क्लियर कर दिया है, यहाँ पर एक बड़ा वास्ट नेटवर्क है, और ऐसे कहा जाता है कि एक शख्स से मंसूब है। खैर, इससे मज़ीद बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे पर जल जाएंगे, सूरज के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा। आसिम मेमन साहब, यहाँ पर बड़ी एक अहम जो बहस है वो ये है कि हुकूमत कह रही है कि जनाब हम किसी न किसी तरीके से ट्रेड के अंदर अपना जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करें, और ये जो हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं इनको कंटेन करें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि लग्जरी गुड्स बंद कर दें, महंगी गाड़ियाँ बंद कर दें, गाड़ियों की इंपोर्ट्स बंद कर दें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बुनियादी तौर पर इंपोर्ट का मेजर चंक हमारे यहाँ अगर आप देखें तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि खुर्दनी तेल है, यानी कि वो ऑयल जो कि एडिबल ऑयल कहलाता है, वो जो हम पकाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसके और भी दीगर इस्तेमाल है। इसके बारे में क्यों नहीं सोचते ये लोग? देखें, जहाँ तक जो नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल्स हैं, वो तो नेसेसरी हैं। अगर उनको आप बंद कर देंगे तो वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक लग्जरियस आइटम्स की बात है, वो जब गाड़ियों के ऊपर बैन किया या गाड़ियों के ऊपर कोई पोटेंशियल्स लेकर आते हैं, तो साथ ही साथ उसमें लोकल सतह के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी बाउंड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इंपोर्ट होने के बावजूद जो लोकल कार्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी ओन, और जो है मतलब एडिशनल मार्केट के लोग जो डीलर्स हजरात होते हैं वो ओन लेते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई साजी करनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है हमेशा इंपोर्ट्स आपको बेहतर चार्म कर रही होती हैं, बेहतर फैसिनेट कर रही होती हैं कि हम इंपोर्ट्स में आ जाएं। तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर पॉलिसी साजी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक फूड आइटम्स की बात है, एडिबल्स की, तो आप ऐसे आइटम्स, जूसेस हैं, कन्फेक्शनरीज़ हैं, फर्नीचर्स हैं, जो भी लग्जरीज आइटम्स हैं, उसमें आप जो है रेगुलेटेड ड्यूटीज़ या इस तरीके से नफाज करें। लेकिन अलमिया ये है कि जब हम इस किस्म की पॉलिसी के ऊपर जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है देखती नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फुली वैल्यू एडेड चीज़ है और उससे पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। वो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर देती हैं जो खाम माल होते हैं। मतलब इस वक्त आप देखें, आपको मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इंडस्ट्री रिलेटेड हैं और बिल्कुल रॉ फॉर्म्स के अंदर आ रही होती हैं, उसके ऊपर भी वो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ या एडिशनल ड्यूटीज़ लगा देते हैं। तो इनको जो यानी आप कह रहे हैं कि इनपुट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल्स पे इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ जिसका पाकिस्तानी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में किरदार है,
ऐसी चीज़ों को इनक्रेज करना चाहिए ताकि वैल्यू एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में हो। देखें, तमाम चीज़ें आप इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि लोकली प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, आपको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। जिस तरह आपने ऑयल का, अगर ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये मुझे इंपोर्ट वहाँ से अगर बनी बनाई मैं चाइना से मंगवा लूँ या किसी और मुल्क से मंगवा लूँ तो मुझे सस्ती पड़ती है, कंपैरेटिव हो तो जाता है। उसमें वो देखें कि रेगुलेटरी ड्यूटी, हाँ, फिनिश गुड के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दें। लेकिन मैं गुफ्तगू के दौरान जरूर कोशिश करता हूं कि पब्लिक पब्लिक के क्वेश्चंस को भी मैं यहां पर ऐड करता चलूं। मैं आपको बताता चलूं कि मुझे जहां भी अब प्रोग्राम देखने वाले मिलते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन मिलती हैं, तो उनकी ख़ास तौर पर शिकायत है कि वैसे तो आपको मुज़ायका खेज़ लगेगा, लेकिन वो कहते हैं कि मेकअप के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा ड्यूटियाँ, टैक्स वगैरह लगा दिए। तो मैं भी हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे ख्याल मलिक बोस्तान साहब भी मेरे साथ इसमें मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेकअप के ऊपर टैक्स या ड्यूटी वगैरह ना लगाएं, पाकिस्तान को खुशनुमा बनाएं। पता नहीं, थोड़ी मज़ाका खेज़ बात है लेकिन है हकीकत थोड़ा मलिक बोस्तान साहब। पाकिस्तान की मेकअप क्यों, आप मेकअप के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और ये खबर ही सबसे ज़्यादा जो है वो नुमाया होकर सामने आती है। जी जी मलिक बोस्तान साहब। मैं कहता हूँ मेकअप, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं सब पे मैं समझता हूँ बल्कि बैन लगा देना चाहिए। फ़िलहाल पाकिस्तान को इस वक्त अफोर्ड ही, हम इतना महंगे कर्ज़े ले के पाकिस्तान को कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़े ले रहे हैं और सूद ही $5 अरब हमारा बन गया है, तो पाकिस्तान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ मालियाती इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। तेल काट खाना चाहिए बस। ये असल बात है कि ये जो इतना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने यहाँ एडिबल ऑयल, इसके ऊपर भी तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। एक हमारे वजीर आजम आए थे, आपको शायद भूल गए हो, उन्होंने कहा था कि चीनी कम खाया करें। देखो जी, पाकिस्तान में इस वक्त मैं तजारती खसारे की जो बात करती और आपने आसिफ साहब से ये सवाल किया था, तो पाकिस्तान को 5 बड़े मुल्क इस वक्त बार्टर ट्रेड सिस्टम आ चुके हैं, चाइना, रशिया, ईरान, रूस, और पाकिस्तान को भी इस निज़ाम में अब शामिल हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत से डॉलर से हमारा छुटकारा भी मिल जाएगा और ट्रेड गैप है ये भी कम होगा, और पाकिस्तान के जो काश्तकार है और ज़िम्मेदार हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि हमारी गन्नम, चावल, कपास, गन्ना, ये ऐसी अल्लाह ताला ने इस खत्े में दी है कि इसको हम 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अभी भी हमारी पैदावार इंटरनेशनल सतह पे बहुत कम है। तो बार्टर ट्रेड में ईरान के साथ, कई कंट्री के साथ हम शुरू करके डॉलर से छुटकारा करके अपने ट्रेड गैप को कम करके पाकिस्तान को। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए, मुझे ये बताएं हम अपना नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस तरह से बढ़ा सकते हैं? देखो, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्सपोर्ट बढ़ाए के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन थोड़ा तजस्सुस बरकरार रहे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू इस पर हो रही थी कि हम अपने अब नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किस तरह से बिल्ड करें, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मलिक बोस्तान साहब से पूछा था चंद मेजर्स मुझे बता दें, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा उन मेजर्स को जो है वो, क्योंकि ये प्रोग्राम जो एक पॉलिसी थिंक टैंक की तरह है, मेरे ख्याल आप पता होगा कि अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचती है बात, तो मुझे ये बताएं किस तरह से आप बिल्ड करें डॉलर रिजर्व। देखो जी, रिज़र्व बढ़ाने का सबसे ज़रिया जो वो है, सबसे पहले तो है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। मेन पावर अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ है, इसको बहुत जल्द हम अगर स्केल्ड करके अगर बाहर भेजते हैं तो 1 महीने में आपका रिटर्न आता है। और उसके बाद जो बाहर से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जैसे सी पैक का मनसूबा शुरू है, इसको बाहर तकमील तक पहुँचाएँ। और इसी तरह सर मेरे ख्याल आप भूल गए, नॉन लीगी गवर्नमेंट जा चुकी है, सी पैक की बात करने से पहले थोड़ा। सी पैक पाकिस्तान की मैं समझता हूँ इख्तियार बन चुका है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, उसको तकमील पहुँचाना चाहिए। साथ से जितनी भी फ़ौज ने इसकी, चाइना ने, जो मैं आपको पता नहीं है, चाइना ने ये मनसूबा तब भी साइन किया था कि फ़ौज की गारंटी ली थी। और आपने देखा होगा जो ही सी पैक की मुतनाज़ खबरें हुई, चीफ ऑफ स्टाफ फ़ौरन चाइना पहुँच के उनको यकीन दिलाया कुछ भी हो हम इसको तकमील तक पहुँचाएँगे। और कल ही मेरे ख्याल चाइना के सफ़ीर का इंटरव्यू आया है कि हमारी हुकूमत से बातचीत हो चुकी है और जो मनसूबे हमने शुरू नहीं किए
हमने उन्हें कहा है कि आप जिस तरह चाहे इनको आप शुरू करा सकते हैं, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन जो मंसूबे हम भी आपकी बात मान लेंगे ऑन दी फेस वैल्यू, बाकी सारी चीजें हम देखेंगे 5 साल डाउन दी रोड। देखो जी, हम आपकी चीजें फेस वैल्यू पे सारी मान लेंगे। आसिफ मेमन साहब, मैं चाहूंगा यहां पर थोड़ी सी आपकी वैल्यूएबल इनपुट आ जाए। बात यह कि मेन एम ये है कि अभी डिस्कस ये हुआ कि किस तरह से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्ड करें। अब एक ट्रेडिशनल मेथड ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, जो मलिक बोस्तान साहब ने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि रेमिटेंसेस बढ़ जाएं हमारे मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा एक्सपेट्रिएट्स वापस आ रहे हैं, ना कि बाहर जाएं काम करने के लिए। मशरिक़ वस्ता की इकोनॉमी दबाव में, लेकिन अब कौन से एडिशनल स्टेप्स किए जाएँ, किसी ना किसी तरीके से लाना है। हुकूमत ने कहा था लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उससे रिजर्व बिल्ड होंगे। लूटी हुई दौलत का है मुझे चाहिए, आवाम को चाहिए, मतलब मुझे नहीं चाहिए। वैसे तो लोगों के अकाउंटों में अरबों रुपए आ रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं चाहिए, लेकिन मुल्क को चाहिए। जी देखिए, आज के आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुक से मैं फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को छोड़ के, जो कि आप रूपी को डिवैल्यू करके जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें, इस ट्रेंड के ऊपर बिल्कुल ना आ जाएं। देखें, आपकी इकॉनमी जो है ओवरनाइट सही नहीं हो सकती। 70 साल का किरदार है जिसकी वजह से आज इकॉनमी इस बहरान का शिकार है। आप सबसे पहले तो जो है एक परसेप्शन दें कि आप डॉलर को जो फ्रीजिंग मैकेनिज़्म के ऊपर लेके जाएं, किसी तरीके से स्टेबल करें और लोगों को ये अश्योरेंस हो। देखें, ज़र मुबादला पाकिस्तान में अगर आप किसी का लेकर आएंगे और इसको ये पता चले कि आज मैं जो 126 या 127 रुपये में डॉलर लेकर आ रहा हूँ, अगले साल ये 150 रुपये में लेके हो जाना है और मैंने इस इकॉनमी में काम करना है, इंडस्ट्री लगानी है, 10% रिटर्न कमाना है, 10% रिटर्न कमा के मैं 126 को 136 करूँगा अगले साल तक, और मेरा डॉलर जब इसको पैसा में वापस ले जाने का टाइम आएगा तो 150 रुपये हो जाएगा। तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं लेकर आएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको इस मुल्क में लेकर आनी है तो मलिक बोस्तान साहब ने कहा कि जी बार्टर ट्रेड के ऊपर जाएं। बार्टर ट्रेड में भी हम खुद कफील नहीं है। देखें, बार्टर ट्रेड भी जब होगी जब आप इंडस्ट्रीज़ का BMR कराएंगे। हमारी इंडस्ट्रीज़ आउटडेटेड होती चली जा रही हैं। BMR के ऊपर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज़ को लेटेस्ट मशीनरी के लिए कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दें, कोई ऐसी सहूलियात दें, उनको कोई टैक्स रिडक्शंस दें, कोई कट ऑफ्स दें कि हमारी इंडस्ट्री कॉम्पीट तो कर सके। अब आप यान को देखें, हमारे यहाँ जो यान बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो पाकिस्तान में उगता है, लेकिन जो है अगर आप देखें तो चाइनीज़ यान जो है दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। वजह यह है कि हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है। BMR के लिए लोगों को फैसिलिटेट करें। इसके अलावा आपको रिजर्व्स लेकर आने, आप ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को अश्योर करें कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएँ। हम आपको कोई स्पेसिफिक बॉन्ड्स देते हैं, उसका कन्वर्जन आपको डॉलर की शक्ल में दोबारा मिलेगा। आप जैसे ओवरसीज़ आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, 4% 5% रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न्स चल रहे हैं एनुअल। आप उन लोगों को, हमारे जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से बाहर पैसा है, काम कर रहे हैं, उनके पास रिजर्व्स हैं, उन लोगों को लेकर आएँ कि भाई आप $1 लाख, $5 लाख, $10 लाख की इन्वेस्टमेंट करें। आप बॉन्ड्स खरीदें, वो बॉन्ड्स डॉलर्स में होंगे, उनको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दें, उनको अश्योरिटी दें कि हम जो है डॉलर को स्टेबल रखेंगे। चलिए, ये एक एसेंशियल चीज़ है। ऐसा लेट मी टेक एन इनपुट हियर। मलिक बोस्तान साहब, ये FEBC टाइप एक मेरे ख्याल एक जिसे आप कह सकते हैं, कह रहे हैं कि स्कीम लेकर आए, लेकिन डू यू थिंक इट विल वर्क इन टुडेज डे एंड एज? नहीं, अब इन हालात में जैसे कि पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है। FEBC का मतलब बैरर जो होते थे पहले बनते, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज। आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो अब मुश्किल हो गया। आप जितनी भी चीज़ें बाई नेम ही होंगी दुनिया में, अब आपने अगर सामना करना है दुनिया को, अगर अपने आप को शफाफ रखना है, कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेंगी, तो आप जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान को, जो सबसे जो बात में अभी आसिफ साहब ने कही, आपने कही, पूरी हर कौम ये कह रही है कि ये जो तजारती खसारा है ये हमारे गले का फंदा बन चुका है, और इस फंदे को निकालने का एक ही हल है जो कि हमारी वैल्यू एडेड में आना होगा। जो चीज़ हम 1 रुपये की बेचते हैं, वैल्यू एडेड वो 1000 की हो जाती है। तो जब तक हम वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारा काश्तकार है, वो कहते हैं जी आप हमारे लिए मतलब चीज़ें बनाना इतना मुश्किल हो गया, चाइना उससे कहीं गुना लेकिन क्लेम इज साइंटिफिकली करेक्ट। जो एक बात उन्होंने की कि जनाबे वाला, आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर को इस मुल्क के अंदर लेकर आते हैं और उसकी वैल्यू एरोड हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आप अपने डॉलर की कदर में इजाफा कर देते हैं, रुपये को कमज़ोर कर देते हैं, वो जितना कमाता है वो ऑफसेट हो जाता है। ये बात तो दुरुस्त है, इसीलिए आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ला रहे हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जहाज आना शुरू हो जाएंगे, लोग ब्रीफ केस लेकर आएंगे। कहाँ है वो ब्रीफ केस जो कहा था कि जी जहाज उतरेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, अरबों डॉलर लेकर आएंगे, कहाँ है?
मुझे बताएं मलिक बोस्तान। देखो मैं कहता हूँ, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ जिसकी तरफ मैं पूरी हुकूमत को, पूरी कौम को मुतवज्जो करना चाहता हूँ। हमारा पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज ना, हर लिहाज के साथ पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी अहमियत दी है। हम हर लिहाज से बड़े आम मुल्क है, हर लिहाज से हम नंबर 10 में शामिल होते हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हम एक बड़ी ताकतों का अलाकार बन के रह गए हैं। हमें अपने आप को साबित करना होगा कि पाकिस्तान के बगैर कोई भी मुल्क, इस वक्त जो सी पैक की मैं बार बार बात करता हूँ, ऐसे वाक़े में ये मनसूबा शुरू हो चुका है और इससे हमें फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपने आप को प्रोडक्शन में आना होगा। जितने यहाँ इकनॉमिक जोन बन रहे हैं, कई जोन में अभी मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी को एक भी प्लाट नहीं दिया गया और टोटल के टोटल फॉरेन को बेच दी गई हैं। तो ये चीज़ें हमें मलेशिया की मिसाल अपने सामने पेश रखनी होगी। तो मलेशिया की मिसाल ये है कि महातिर मोहम्मद ने कहा है कि चाइना से होशियार, ऐसा मलेशिया वाले ने कहा। मैं नहीं कह रहा। देखो जी, मैं नहीं, आप तो चाइना की बात नहीं कर रहा। मलेशिया जब मातर पहली दफ़ा आया था तो उसकी बहुत बुरी हालत थी और पाकिस्तान से बुरी हालत थी। उसने तमाम जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको बुलाया और उसने कहा जी मैं आपको यहाँ से निकालना नहीं चाहता, ना आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है, आप तमाम मनसूबों में मलेशियन कौम को शामिल करें और उनका जो शेयर है हुकूमत पे करेगी और हम उनसे किस्तों में लेंगे। तो उसका नतीजा ये यही बात अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो यही नतीजा पाकिस्तान भी करे, बजाय हम अपने सिर्फ इमदाद और लोन पे गुजारा करें। हमें पार्टनरशिप लेनी चाहिए और अब टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके माने ये है कि आप भी वही बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग हुकूमत में कर रहे हैं कि सीपैक माहदे को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए और पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे सामने रखना चाहिए और मुल्क की सालमियत को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। आसिम मेमन साहब, यहाँ पर एक और बड़ा अहम नुक्ता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब बुनियादी बात यह है कि अगर इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी है तो डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? देखिए, इस मुल्क में इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो सबसे पहले तो आप जो यहाँ के ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो सनतकार हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें। अब जाती हुई गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे कि जो नॉन फाइलर्स हैं, अब आप अलमिया देखें, इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ की आबादी है और 14 लाख लोग जो है डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं। इट मींस कि आपका 0.65%, मतलब एक डिजिट में भी नहीं है, 0.65% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स पे करती है। उन लोगों को तो हुआ है ऐसा है कि जैसे ही इस नई गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है, सितंबर के मंथ में एक ही दिन के अंदर 12 लाख इनकम टैक्स के ऑडिट्स जो है इस्टेब्लिश कर दिए गए अंडर द सेक्शन 214D। मतलब आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको रिलीफ देने की बजाय उनको हरासमेंट कर रहे हैं, और वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, जो आराम से फ्लाइंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उनका स्टेक नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में उनका किसी का कोई किरदार नहीं है, उसको आप अलाउ करें कि वो 2 नंबर गाड़ियाँ ले, लग्जरी गाड़ियाँ ले, वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए कि इस चीज़ को अलाउ करने की बजाय, मैं तो कहता हूँ उसको मोटरसाइकिल खरीदने भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उसको डोमेस्टिक टिकट लेने, जहाज़ का टिकट लेने में भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उसको इंटरनेशनल टिकट लेने में भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। उससे पूछें भाई हज के लिए आप जा रहे हैं, 4 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आ रहा है? जब इन तमाम 5 स्टार होटल में उसको रूम लेने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। जब आप इस तरह डिस्करेज करेंगे तो लोग नेटवर्क में आएंगे, टैक्स पेयर बढ़ेंगे, हमें इन टैक्स पेयर्स की तादाद को करोड़ों में लेकर जाना है। आपने कर दी आसिम मेमन साहब, ये हालात होंगे, ये बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स हो जाएंगे, ये तो बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स हो जाएंगे, लेकिन इनकी तफसील आपसे ज़रूर लूँगा। लेकिन मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है। जैसे आपने बताया कि लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, वॉलंटरली वो आएँ। चैलेंजेस भी हमारे लिए बहुत हैं। आज असल में हम कोशिश ये कर रहे थे, सारा ये जो मामला इकॉनमी का इस पर मुहित है, इस पर रिलाई कर रहा है कि डॉलर की वैल्यू को किसी हद तक कंसिस्टेंट रखा जाए, वो क्या पॉसिबल हो सकता है या कि नहीं। नाउ इट इज़ दिस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि डॉलर की कदर के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।